वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है। और अगर इस टाइप जैसे कि 2024 है, और अब जो इंटरनेशनल लॉज के हवाले से अगर हम बात करें तो हमने ये देखना है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं ग्लोबल पीस को कोई एप्रीहेंशन, कोई डेंजर लाहिक हो जाए तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अगर कहीं भी दुनिया में कहीं जंग छिड़ जाए या कोई मुल्कों में आपस में किसी किस्म की कोई कंफ्लिक्ट्स अराइजेज हो जाएं, तो ऐसी सूरत हाल में ये देखा जाएगा कि ये जो कंफ्लिक्ट्स हैं इसके नतीजे में कोई ग्लोबल पीस को तो खतरा लाहिक नहीं हो रहा, क्योंकि जो जंग होती है उसके जो असरात हैं वो अब लिमिटेड नहीं रहते। अगर एक मुल्क या दो मुल्कों में आपस में जंग लगी हुई है तो उनके साथ जो रिलेटेड बाउंड्रीज जो उनकी होती हैं, जिन मुल्कों के साथ लगी होती हैं, उनको भी खतरा लाहिक हो जाता है। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 99 है, जो यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसको ये इख्तियार देता है कि अगर वो समझता है कि कहीं पूरी दुनिया में कोई इस तरह का डेंजर वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी है तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब करेगा और उसमें ये एडवाइस देगा। और इसी तरह अगर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो रेजोल्यूशन पेश किया गया है उसके नतीजे में अगर कोई रेजोल्यूशन वो पास हो जाता है तो क्या हो सकता है कि जिन ममालिक की वजह से ग्लोबल पीस को खतरा लाहिक हुआ है उनके खिलाफ सैंक्शंस आयद की जा सकती हैं। ठीक है, किसी किस्म की भी, कोई फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, कोई इकोनॉमिक भी हो सकती हैं, उनके साथ तजारत को ख़त्म किया जा सकता है, फिर उनके साथ पॉलिटिकल जो बॉन्ड्स हैं उनमें कोई टाइटनेस लाई जा सकती है, उनके साथ जो रिलेशनशिप है जो इंटरनेशनल मुख्तलिफ ममालिक का उनको ख़राब किया जा सकता है, या उनमें जो भी कोई शराइत हैं या कोई उनको कंडीशनल बनाया जा सकता है। इसी तरह ही अगर हम देखें कि उनके खिलाफ अगर वो फिर भी इस तमाम मामलात में ग्लोबल पीस को अगर खतरा लायक हो रहा है और वो कंटिन्यूसली हो रहा है तो फिर उसमें ये हो सकता है कि इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं उसका भी इस्तेमाल करके उन ममालक को उस एक्टिविटी से रोका जा सकता है जो ग्लोबल पीस को खतरा लायक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई नेशनल मसले नहीं होते, ये इंटरनेशनल मसले होते हैं। अब जो पैलेस्टाइन और इसराइल के हवाले से अगर हम बात करें तो रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास तलब हुआ था, इसमें जो रेजोल्यूशन हुआ जो सेक्रेटरी जनरल की एडवाइस पर, उस पे अमेरिका ने वीटो किया। हालांकि उस रेजोल्यूशन को पास होना चाहिए था और बरखिलाफ इसराइल जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लाने चाहिए थे, लेकिन चूंकि ये जो रेजोल्यूशन था ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ये रेजोल्यूशन आया था और जो सीज फायर के हवाले से था, लेकिन अमेरिका ने फिर भी इसको वीटो किया। और वीटो करने, क्योंकि ये एक इख्तियार है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन पास भी हो जाता है और पास होने के बाद जो परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हैं उसमें है यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रशिया, अगर वो वीटो कर देते हैं तो वो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी कार्रवाई होती है वो वहीं रुक जाती है। जो अब रिसेंटली अमेरिका ने जो वीटो किया तो उसने प्रो इसराइल होने का वाज़ेह तौर पर सबूत दिया और उसने जो जुल्म और बर्बरियत और जो पूरी उस इलाके में और खित्ते में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे उन सबको उसने पसे पुश्त डालते हुए एक वीटो का इस्तेमाल किया। और वीटो का इस्तेमाल करने का नुकसान ये हुआ कि बरखिलाफ इसराइल किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई ना हो सकी।